हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। तो पहला हमारा जो इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख, मुद्राएं और तीसरा स्मारक। पुरातात्विक स्रोत के इस प्रकार के होते हैं: अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो ये भी सबसे पहले धर्म ग्रंथ, इसमें वेद, पुराण, रामायण और इधर बौद्ध ग्रंथ में विनय पिटक, सूत पिटक, धर्म ग्रंथों के बाद होगा विदेशियों का विवरण, और तीसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। दोस्तों, पहले हम चर्चा करेंगे अभिलेख पर। अभिलेख क्या होते हैं? जो लेख अथवा मुहर, जो लेख अथवा या मुहर प्रस्तर मतलब पत्थरों पर और चट्टानों पर लिखे मिलते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अब बात करेंगे अभिलेख की। सबसे पहला या सबसे प्राचीन अभिलेख हमें कौन सा मिलता है? हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख। कितने वर्ष पुराना है? 2500 ईसा पूर्व पुराना है। उसके बाद है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर नामक जगह से मिला था। बोगज कोई अभिलेख 1400 वर्षों पुराना है ये बोगज कोई अभिलेख। उसके बाद पहला इतिहास का प्राचीन और सबसे पहला पढ़ा जाने वाला अभिलेख किसके थे? अशोक के अभिलेख थे। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। कब? 1837 में। जबकि खोज किसने करी थी? पी फैंथेलर ने। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि दोस्तों हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद बात करेंगे भारत का। जो भारत शब्द है इसकी जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलती है? तो वो था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। भारत शब्द की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिली?
हाथी गुम्फा अभिलेख में, और किसका है, कलिंग शासक खारवेल का। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद बात करें सती प्रथा की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलती है। सती प्रथा की जानकारी सर्वप्रथम भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलती है। सती प्रथा की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलती है, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है, समुद्रगुप्त का। अभिलेखों के बाद चर्चा करेंगे हम मुद्राओं की। मुद्रा का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। मुद्रा का जो अध्ययन है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। आपके 1 नंबर के प्रश्न में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिक्कों का या मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं 206 बीसी से 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी। मुख्य रूप से सिक्कों के द्वारा होती है। ये जो प्राचीन सिक्के थे, इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। ये जो प्राचीन सिक्के थे, इन सिक्कों को क्या कहा गया है, आहत सिक्के। क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आहत सिक्के कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण सिक्के किसने जारी करे थे, कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्कों को जो जारी किया था वो था गुप्त शासक। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक गुप्त शासक थे। गुप्त शासकों में सबसे प्रमुख था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग अर्थात खंबा और कुछ सिक्कों पर इसको बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगली बात करेंगे स्मारक और भवन की। तो स्मारक में जो उत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट के जो मंदिर हैं, उत्तर भारत की जो शैली है वो नागर शैली है, जबकि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है। दोस्तों इस तरीके से ध्यान भी रख सकते हैं, दै और द्रविड़। और तीसरा, दक्षिणापथ के वो मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों का प्रयोग हुआ है। दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का ही प्रयोग हुआ है, उनकी शैली कहलाती है बेसर शैली। अर्थात उत्तर भारत के जो मंदिर होंगे वो किस शैली में बने होंगे, नागर शैली में। दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में। और दक्षिणापथ के वो मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों का प्रयोग हुआ है, तो वो किस शैली के कहलाते हैं, बेसर शैली के। अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की जो जानकारी है हमें 3 तरीके से देखते हैं। वो है पहला धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में वेद हैं, पुराण है, रामायण है,
और महाभारत है। जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथों में विनय पिटक, सूत पिटक और जातक। और विदेशियों के विवरण की बात करते हैं तो विदेशियों के विवरण में सबसे पहले बात करेंगे हम हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। उसके बाद अगला राइटर है विदेशी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका, और इस पुस्तक में इसने कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। तो याद रखेंगे, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। कथन आता भी है कि किस विदेशी लेखक ने कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, तो कौन सा लेखक था? मैगस्थनीज। किस पुस्तक में? इंडिका में। परंतु अगला राइटर जो है हमारा स्ट्रैबो है, और स्ट्रैबो ने मैगस्थनीज के वर्णन को काल्पनिक माना है। स्ट्रैबो ने मैगस्थनीज के वर्णन को काल्पनिक माना है। अगली बात करते हैं चाइनीज यात्रियों के विषय में। फाहियान, जो पहला भारत में पहला चाइनीज यात्री आया था वो था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था, और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो थी फुको की। उसके बाद था हुमेन सांग। हुमेन सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था 629 ईस्वी में, और इसने पुस्तक लिखी थी सिकोकी। सिकोकी में ह्वेनसांग ने भारत को इन टू अर्थात अर्धचंद्राकार बताया है। नेक्स्ट ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले कालिदास। कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? रघुवंशम, मालिकाग्निमित्रम, उसके बाद पुस्तक का नाम है दायभाग, और किसने लिखी है? जीमूतवाहन ने। उसके बाद पुस्तक का नाम हर्षचरित। हर्षचरित लिखी है हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने। इस तरीके की 200 पुस्तकें हैं ऐतिहासिक ग्रंथों से। भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है